morning to everybody. Today we start our section B, strategic management, right? हमने पास क्लासेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंक्लूड किया था, राइट? एंड मैंने फुली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, जो कि 50 मार्क्स को कंटेन करता है. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे डियर हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विच इज़ ऑल्सो टेक 50 मार्क्स, राइट डियर? जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि मेरा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, दोनों 50-50 मार्क्स को रेफर करते हैं. नवंबर 16 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ध्यान रखेंगे. उसके बाद जो मई 17 के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अभी कमिट नहीं कर रही कि शायद यहाँ पर रेशियो चेंज हो सकता है, राइट? हमारे जनवरी एडिशन में पता लगेगा कि ये जो मेरा चेंजेस हैं ये कितने लेवल पर हैं और क्या होंगे, राइट? लेकिन अभी फिलहाल नवंबर 16 स्टूडेंट्स के लिए ये जो रेशियो है 50-50 का ही है, राइट? सो ये वाला पार्ट हम 50 मार्क्स का डियर पूरा पढ़ चुके हैं. ओके जी, राइट. अब हम स्टार्ट करेंगे आज से अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विच इज वी कैन से डियर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे जहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी, शायद वो आपकी बुक्स में ना हो, मेरे हिसाब से नहीं होंगे किसी भी बुक्स में, यहां तक कि इंस्टीट्यूट की बुक में भी नहीं होंगे, राइट? अब वो पॉइंट्स क्या हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए? डियर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईटीएसएम में बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, राइट? स्टूडेंट्स को गलतफहमी होती है कि उनके मार्क्स ना आईटी में कट रहे हैं. ठीक है जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो वो कर ही लेते हैं और आंसर दे ही आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि उनके मार्क्स कटते इसमें है, इसमें नहीं कटते. अगर किसी भी बच्चे ने आईटी ठीक ठाक पढ़ा है और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं आईटी में. देखिए डियर, आईटी और एसएम में फर्क कितना है या क्या फर्क है मार्किंग वाइज भी और प्रेजेंटेशन वाइज भी. देखिए आईटी में आपको डियर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है जी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, जहां पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर आपके मार्क्स को काट सकता है. यानी जितना पूछा गया उतना ही बताना है, उससे एक लफ्ज फालतू नहीं बताना आपको. यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है आपको कहानियां लिखनी है. अब आप कहो कि मैडम आईटी में आप बोल रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, इसका मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहानियां लिखनी है. ज्यादातर बच्चों के माइंड में यही होता है कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो कहानियां लिख के आ जाओ और मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन नहीं डियर, ऐसा यहाँ पर भी नहीं है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मार्क्स लेने के लिए आपको कुछ चीजों की बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी. वो क्या है? पहली चीज, आपको कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से. अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से. पहली चीज, आप जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हमारी क्लास में, तभी हम उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोरिलेट करेंगे. जो इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल होंगे वो भी हमारे इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कोरिलेट करेंगे. एबीसी XYZ PQR के एग्जाम्पल नहीं देने यहां पर, समझ रहे हो? तीसरी चीज, जो आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. क्यों? क्योंकि आपकी जो रिटन मोड है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए. जो लैंग्वेज है उस पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैं कह सकती हूं कि जो लैंग्वेज है वहां पर जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को रिलेट करता हुआ आना चाहिए. या मैं कह सकती हूं एज ए एमबीए स्टूडेंट लैंग्वेज क्या होती है वो लैंग्वेज यहां पर हमें चाहिए, राइट डियर? सो यहां मैंने आपको बताया कि आईटीएसएम में हमें बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है. आईटी किस तरीके से प्रेजेंटेशन वाइज अलग है,
एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस तरीके से प्रेजेंटेशन वाइज अलग है। अब डियर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बेसिकली मैडम ये जो पूरे के पूरे 7 चैप्टर हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, एग्जैक्टली ये पूरे 7 चैप्टर रिलेट किसको करते हैं। अब मैं यहां पर डियर आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये सातों के सातों चैप्टर कौन से वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। सबसे पहली चीज डियर, एज पर द नेम, जैसा कि हमारा नाम दर्शाता है मतलब समझते हो ना, हाँ, प्रेजेंटेड बाय द नेम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर हम स्ट्रैटेजी को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट किस लेवल पर और किसके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है डियर, बिजनेस एनवायरनमेंट का। सेकंड चैप्टर है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। थर्ड चैप्टर है डियर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। फिफ्थ चैप्टर है फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। And sixth chapter relate to the implementation of strategy, where we say strategy implementation and control. And the last chapter is chapter number 7, reaching business edge. अब यहां पर देखेंगे डियर, देखिए जब मैंने इन 7 चैप्टर्स को ध्यान से देखा तो सबसे पहले मैं बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात कर रही हूं, राइट। इस एनवायरनमेंट में कौन सी पॉलिसी यूज होगी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होगा मेरे बिजनेस में, हम वो पढ़ रहे हैं। अब जो भी पॉलिसी यूज होगी और जिस एनवायरनमेंट में मैनेज करने के लिए यूज होगी उसको हम एनालाइज करेंगे, यानी कौन सी स्ट्रैटेजी मैनेज करने के लिए जरूरी है वो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। इसके बाद इस स्ट्रैटेजी की प्लानिंग होगी, फिर उसका डिजाइन फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसके बाद उसको डेवलप किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि क्या हमने जो अचीव करना था वो हमने किया या नहीं। बात समझ में आ रही है जी, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर एग्जैक्टली। अब डियर शुरू से लेके अंत तक देख रहे हो आप, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि एक्चुअली में हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिजनेस में यूज होने वाली स्ट्रैटेजी, यही पढ़ रहे हैं ना जी, बिल्कुल। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें एग्जैक्टली किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्लीट बिजनेस की और बिजनेस में यूज होने वाली स्ट्रैटेजी की, जिसको हम शुरू से लेके एंड तक कंसिडर कर रहे हैं। बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को मैनेज किस तरीके से किया जाए, कौन सी स्ट्रैटेजी बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज होगी, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज करेंगे और उसकी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग एनालाइज की जाएगी,
फिर उस स्ट्रैटेजी को हम प्लान करेंगे, फिर उस स्ट्रैटेजी को डिजाइन और फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उस स्ट्रैटेजी को हम अपने बिजनेस पर इंप्लीमेंट करेंगे, साथ ही साथ हम उसको मेंटेन भी करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे यानी फीडबैक, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या हमने अपने उन गोल्स को अचीव किया जिनको मैंने यहां पर एनालाइज किया था। राइट डियर, क्लियर है जी? बिल्कुल यही बात है यहाँ पर डियर कि हम यहाँ पर 7 के 7 चैप्टर्स में कहाँ घूम रहे हैं? हम सातों के सातों चैप्टर में बिजनेस में घूम रहे हैं, और बिजनेस के जो वातावरण है उसमें प्रयोग लाने वाली स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रही हूँ बेटा मैं, अभी आऊंगी मैं इंग्लिश में। राइट, हियर वी यूज the strategy which is used in our business, right here, how to manage, where, why, when, everything from the beginning to the end also. So हम कहाँ पर घूम रहे हैं? completely business environment में घूम रहे हैं जी, शुरू से अंत तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब डियर, जो दो वर्ड्स पर हमारी पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट घूम रही है वो क्या है? पहला वर्ड है बिजनेस और दूसरा वर्ड है स्ट्रैटेजी। जो मैं कहूंगी सबसे पहले आपको इन दोनों वर्ड्स के बारे में मुझे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को नहीं समझ पाए और आप स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाए तो डियर आपके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना व्यर्थ है, यूजलेस। समझ गए मेरी बात? चलो तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम दी ओवरऑल बिगनिंग ऑफ ऑल चैप्टर्स। राइट, हम कह सकते हैं कि 7 के 7 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, चलो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क मेरा बिजनेस पर लग रहा है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब समझते हो क्या है? बिल्कुल, कि ये क्या है ना? यही है ना? हाँ, व्हाट वी मीन बाय बिजनेस, इसका मतलब क्या है? क्या है बिजनेस? चलो इसी के बिजनेस वर्ड के अंदर ऑपरेशन करते हैं आज। ठीक है, आज डॉक्टर बनते हैं और आज ऑपरेशन करते हैं। क्या करें जो ऑपरेशन में? इसके दो भाग कर दो, बिजीनेस, ये कर दिए? वेरी गुड, बिजीनेस है ना? संधि विच्छेद किया होगा बचपन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहां पर भी यही किया है, बिजीनेस। अब ऐसा काम, ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा प्रोफेशन जो आपके लिए रेगुलर वर्क को कंसिडर करवाता है, या हम कह सकते हैं ऐसी एंटिटी, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बिजी रखती है इन अ प्रोफेशनल वर्क इज कॉल्ड बिजनेस। राइट, बट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रक्स, पीटर ड्रक्स कौन है भाई? कौन है पीटर ड्रक्स? कौन है? हाँ, मैनेजमेंट गुरु। राइट, पीटर ड्रक्स हैं डियर हमारे फेमस मैनेजमेंट गुरु, बहुत फेमस मैनेजमेंट गुरु है। कभी फुर्सत हो, वैसे तो तुम लोगों को फुर्सत होती नहीं है घूमने फिरने व्हाट्सएप से, लेकिन कभी फुर्सत हो तो जो 3G 4G है ना तुम्हारे पास, उसमें जरा गूगल पे देख लेना पीटर ड्रक्स कौन है। ठीक है, कभी फुर्सत हो तो। चलो, तो पीटर ड्रक्स इज आवर फेमस मैनेजमेंट गुरु, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भैया बिजी रहना, सिर्फ और सिर्फ बिजी रहना ना बिजनेस नहीं होता। ठीक है, बिजनेस जहां पर शुरू होता है
और जहां खत्म होता है वहां पर उसका जो एक मेन मोटिव कहते हैं या सोल मोटिव कहते हैं वो प्रॉफिट है। एक बार तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन सेकंड लाइन में वो ये भी कह रहे हैं बट नॉट ओनली सोल मोटिव इज प्रॉफिट। ठीक है, ये भी कह रहे हैं वो कि अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ सोल मोटिव प्रॉफिट है तो ऐसा भी नहीं है। अरे भैया आप कह रहे हो है, फिर आप कह रहे हो नहीं है, क्या है? ये कहोगे? हाँ ये कहोगे, यही कहेंगे जी, सारे नलायक यही कहेंगे, है ना? हाँ बेवकूफ उधर सारे लाते रहते हैं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। सुनो, हमने कहा बिजनेस बिजनेस है, चलो पहली बात मान ली। हमने कहा प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बिजनेस है, दूसरी बात भी मान ली। हमने कहा सिर्फ सोल मोटिव बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा भी उसके कुछ मोटिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अभी कवर अप करेंगे, राइट, इस वर्ड को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट डियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस वर्ड की। तो लेट एक्सप्लेन हियर द वर्ड बिजनेस। लिखेंगे डियर, द वर्ड बिजनेस। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूं, ध्यान रखना। हाँ, टेस्ट के टाइम पे ना बता दूंगी अच्छे से। द वर्ड बिजनेस कैन बी असाइन्ड डिफरेंट मीनिंग। अब वो मीनिंग किस तरीके के डियर? लाइक व्हाटएवर, क्या? द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। किसमें? बिजनेस क्या है? थोड़े ना पेपर पढ़ने में बिजी हो गए, है ना? वो बिजी बिजनेस थोड़े ना हुआ, ये ना प्रोफेशनल वर्क। मैडम आज मैं पूरे दिन बिजी रहा, किस चीज में? व्हाट्सएप में, है ना? तो वो नहीं है बिजनेस, राइट? तो द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन अ प्रोफेशनल वर्क, राइट, इज कॉल्ड बिजनेस। एंड सेकेंड इज अ रेगुलर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन a particular entity, company or corporation etc. So dear, यहां पर हमने अभी क्या कहा कि इस वर्ड बिजनेस के ये हमारे मतलब हैं, लेकिन आगे हम ऐसा बहुत कुछ कह रहे हैं जो मैंने अभी वर्बली डिस्कस किया, जहां पे मैंने कहा कि बिजनेस एग्जिस्ट फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट, राइट डियर। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, business exists for profit, but profit is a motive which stimulates business efforts and is the overall measure of performance. अब यहां पर डियर हमने जो ये दो लाइनें लिखी हैं, इनका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज देखिए, हम यहां पर कह रहे हैं कि भैया जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर
Business exists for profit, but profit is a motive which stimulate business efforts. जहां पर हमें ओवरऑल मेजर पता कर पाते हैं किसका, परफॉर्मेंस का. क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर प्रॉफिट घट रहा है तो परफॉर्मेंस बेकार है. सिंपल सी बात है ना. अगर आप अपनी इनकम को बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स कर रहे हो, अगर आपकी इनकम घट रही है तो कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स कम हो रही हैं. ठीक है जी, ये हम यहाँ पर कह रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट के थ्रू हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं. मेजर कहा ना मैंने, तो हम कह सकते हैं नाप सकते हैं. राइट. चलिए, सो ऐसा ही मैंने कहा कि इट इज अ फाइनेंशियल यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग बिजनेस एफिशिएंसी एंड इवैल्यूएटिंग मैनेजरल कॉम्पिटेंस. राइट डियर. सो अब मैं कहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं पीटर एफ ड्रकर की, तो पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा. देखिए, उसने दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट कही हैं. अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पीटर ड्रकर ने क्या कहा है जी, मैनेजमेंट गुरु ने. लिखिए, पीटर एफ ड्रकर has two important conclusion. लिखेंगे डियर. has two important conclusions about what is business. What is a business? That are useful for the understanding of the term business. Right here, Peter F. Drucker ने क्या कहा? Peter F. Drucker has two important conclusions about what is a business that are useful for the understanding of term business. पहला important part, as per Peter F. Drucker, ध्यान देंगे डियर. The first thing about the business is that it is created by the people and managed by the people. The group of people take a decision about the business, and for the business, which will make the business prosper
make it to decline. पहली चीज क्या कह रहा है वो, as per Peter F. Drucker, the first thing about the business is that कि business को create भी people ही करता है और manage भी people ही करता है, right? The group of people take a decision about the business and for the business, right? Which will make the business prosper or make it to decline. यानी ये सब कुछ किसके हाथ में है, जिसने उसको बनाया है और जिसने उसको मैनेज किया है, राइट? उसी के हाथ में है कि बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी दिलानी है या डिक्लाइनिंग में लाना है, राइट? क्योंकि उससे रिलेटेड डिसीजंस भी वही लेता है, राइट? अब सेकंड क्या कहा है उसने, मिस्टर पीटर एफ ड्रकर considered that profit cannot be only criteria maximization of profit. Cannot be the only criteria. Maximization of profit is just one of the objective but this cannot be considered as the sole goal, right? The business must focus on goodwill, contribution to social factor, एक्सेट्रा. अब देखिए क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, वो सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है. फर्स्ट कंक्लूजन में तो क्या कहा कि भैया सब कुछ पीपल ही है, क्योंकि बनाया भी उसी ने, मैनेज भी उसी ने किया, डिसीजन भी उसने लिए, तो बिजनेस प्रॉस्पेरिटी ले रहा है तो भी उसका जिम्मेवार वही है, रिस्पॉन्सिबल, और डिक्लाइनिंग में जा रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल वही है, राइट? सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ प्रॉफिट को हम एक क्राइटेरिया नहीं रखेंगे. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बट दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सोल गोल. शुरू में बताया डियर मैंने, वही यहां पर कंक्लूजन में आ रहा है. The business must focus on goodwill जो टाटा ने कमाई, right? Contribution to social factor, right? जो टाटा ने किया, ठीक है जी, एक्सेट्रा. तो ऐसी कंपनीज, मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ ध्यान दीजिए, जितना आप टाटा पे भरोसा करते हैं उतना किसी और कंपनी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते. टाटा को हम एज अ ट्रस्ट, या हम कह सकते हैं वो ट्रस्ट वाला ट्रस्ट नहीं कह रही हूँ, विश्वास वाला ट्रस्ट कह रही हूँ मैं, ठीक है? जो ट्रस्ट टाटा पर है वो किसी और कंपनी में नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज उसने अपनी गुडविल बनाई है. उसके जितने सोशल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूशन है शायद नहीं होंगे और किसी के, राइट? तो यहां पर टाटा का जो सोल मोटिव है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, राइट? तो ये दो कंक्लूजन है जी जो हमारे पीटर एफ ड्रकर ने दिए हैं बिजनेस को लेकर. यहां तक बात समझ गए जी? वेरी गुड, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डियर
नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस वर्ड में कि बिजनेस के ये जो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि प्रॉफिट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट? ध्यान देंगे। अभी मैंने कहा बिजनेस, और बिजनेस को जब मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने और एज अ पीटर एफ ड्रकर के जो 2 कंक्लूजन के बाद हमने कहा कि बिजनेस के इसके अलावा, प्रॉफिट के अलावा जो कंक्लूजन्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, राइट? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ध्यान से देखेंगे डियर। बिजनेस के हमारे कुल मिला के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव आता है डियर जो हमने सोशल फैक्टर्स कहा था, ठीक है, लेकिन जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 5 हैं। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं डियर, वो हम किन बेसिस पर उनको कंसिडर करते हैं? हम कह सकते हैं अपना कस्टमर और अपनी मार्केट को क्रिएट करने के लिए या उनको कंसिडर करने के लिए हम कुछ ये 5 ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर करते हैं। अब वो 5 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लिखेंगे। सबसे पहला है सर्वाइवल, सेकेंड है स्टेबिलिटी, थर्ड इज एक्सपेंशन, फोर्थ इज efficiency, and fifth is profitability. राइट डियर, ध्यान से देखेंगे ये 5 ऑब्जेक्टिव्स। इसका बड़ा सुंदर सा छोटा सा निमोनिक बनाया डियर मैंने, सीप। S for survival, stability, expansion, efficiency, profitability. SEEP, double S double EP, SEEP, right? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं डी? 5। एक बार बोलेंगे, S for survival, S for stability, right? E for efficiency, E for expansion and P for profitability. यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब सबसे जो पहला पॉइंट है सर्वाइवल। What we mean by survival exactly? We can say existence of corporation. जहां पर मार्केट में, मार्केट के एनवायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी तो आगे प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो प्रायोरिटी पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उससे अपनी जगह बनानी है, उससे सरवाइव करना है सबसे पहले, है ना? यानी सबसे पहला इंसान का काम जीना होता है ना, उसके बाद लग्जूरियस आइटम की बात सोचेगा। पहले तो क्या है लग्जूरी, मतलब पहले तो जीने के लिए क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, है ना? तो ये सर्वाइवल पॉइंट है समझ लो बिजनेस का, ठीक है? तो वी कैन से सर्वाइवल क्या है? इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट? सेकेंड इज स्टेबिलिटी। जब हम बात करते हैं डियर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी बेसिकली हमें एक ऐसी कॉन्सिडरेशन देती है जहां पर हमें मार्केट में स्टेबल होना पड़ता है। यानी जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी वीकनेस है, स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, वीकनेस को हाइड करना पड़ेगा, उसको मिटिगेट करना पड़ेगा, राइट? अपॉर्चुनिटीज को कैश करना पड़ेगा, थ्रेट्स को मिटिगेट करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, राइट? तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी,
So we can say it provide an opportunity to concentrate on strength, weakness, opportunity, threat, SWOT. ध्यान रखेंगे डियर, SWOT, कंसंट्रेट ऑन SWOT. जब भी मैं SWOT बोलूं, मैं पढ़ाऊंगी भी बाद में SWOT एनालिसिस, जहां पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आते हैं. राइट बहुत सारे बच्चों को तो रट जाती हैं ये वर्ड SWOT. राइट डियर. अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की. एक्सपेंशन बेसिकली डियर किसको रिलेट करता है? जहां पर हम ग्रोथ की बात करते हैं. बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन की. यहां कंपनी फॉलो करती है ग्रोथ स्ट्रैटेजी को, यानी जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं, आप ग्रोथ मोड में जा रहे हैं. बात क्लियर है? सो हियर वी कैन से द ऑर्गेनाइजेशन or the company can follow the growth strategy, and here the company can take one or more forms like increase in assets, अपने assets को बढ़ाती है, मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज को इंक्रीज करती है, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करती है. अब सेल्स वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होंगे? लाइक प्रोडक्ट बढ़ाएगी अपने, या इंप्रूवमेंट करेगी मार्केट शेयर में, प्रॉफिट में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेगी तो एक्सपेंशन मोड में जा रही है. राइट तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्वायर करती हैं. तो एक्वायर करने में क्या करती हैं? एक्सपैंड कर लेती है अपने आप को, उनके कस्टमर भी उनको मिल जाते हैं. तो यही चीज एक्सपेंशन में होती है डियर. ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपेंशन में कंपनी कैन फॉलो ग्रोथ स्ट्रैटेजी. राइट क्या कर रही है? कंपनी कैन फॉलो ग्रोथ स्ट्रेटेजी. अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की. बेसिकली ये एफिशिएंसी क्या है? जहां पर हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एफिशिएंट हो रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. बड़ी सिंपल सी बात है. यानी जब भी हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस. तो वी कैन से प्रोडक्टिविटी इज द की टू सक्सेस फॉर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड जब भी हम एक सही हम कह सकते हैं पार्ट को अचीव करते हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, सो एफिशिएंसी यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव आती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होती है. राइट डियर. सो हियर वी कैन से एफिशिएंसी इज अ प्रोमिनेंट ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव. क्या है? प्रोमिनेंट ऑपरेशनल objective. Right now we talk about profitability. Dear, profitability we can say generally हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट क्या है? जब कंपनी में हम अपने हम देखते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उन सेल्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं. तो हियर वी कैन से कि अगर हम कहें कि प्रॉफिट सोल मोटिव है तो ऐसा भी नहीं है. जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, it is considered that the private sector exists only for making profit motive. तो ऐसा भी हम 100% नहीं कह सकते. ठीक है. so we can say profitability can be done one of the function, like जैसे और काम होते हैं ऐसे प्रॉफिट कमाना भी कंपनी का एक काम है, जिसकी वजह से वो मार्केट में स्टेबल और सर्वाइव कर पाएगी. क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा डियर तो कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे? राइट दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. सो हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है लाइक अदर फंक्शन, जैसे मार्केटिंग होता है. ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है. उसी तरीके से सेल्स भी एक फंक्शन है, और सेल्स है तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिट आएगा ही आएगा. तो ये एक तरीके का फंक्शन है जो जरूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए. यहाँ तक बात क्लियर है डियर. तो हम कह सकते हैं जनरली वी कैन से profit is the sole motive of the company, but this is not true 100%. And as we can say, it is considered that private sector exists only for making profit. लेकिन ऐसा भी 100% नहीं है, ऐसा भी 100% नहीं है. So we can say finally, profitability can be done one of the function, right dear, but not the sole function. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही काम है, ऐसा भी नहीं है. राइट तो यहाँ पर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को
कंसिडर करेंगे, नोट कर लीजिए डियर। नोट कर लिया? चलिए अब हम बात करते हैं डियर हमारा जो वर्ड है सेकंड, स्ट्रैटेजी की। अभी मैंने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डियर आपके लिए, इस बिजनेस वर्ड को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। हालांकि इस स्ट्रैटेजी वर्ड को हम डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हर लेवल में हमारी स्ट्रैटेजी का जो मोटिव है वो चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं आपको एक प्लेन कंसिडरेशन दूंगी स्ट्रैटेजी के लिए, सिंपल कंसिडरेशन, राइट। सो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी, चलो जी यहां पर भी संधि विच्छेद करें, बिल्कुल करते हैं। देखिए डियर, द वर्ड स्ट्रैटेजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रैटा, और स्ट्रैटा का मतलब होता है अगोज, स्ट्रैटागोज, राइट। कहां से आया है ये ग्रीक वर्ड स्ट्रैटागोज? स्ट्रैटा अगोज, ये स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटा का मतलब क्या है डियर? आर्मी, और एगोज का मतलब क्या है? लीडिंग, लीड करना, और वी कैन से गाइडिंग, गाइड करना, ये है इसका मतलब स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटागो, ठीक है जी। कहां से आया ये? ग्रीक वर्ड है स्ट्रैटागो, आर्मी। स्ट्रैटा मतलब क्या है? आर्मी, और एगोज मतलब क्या है? लीडिंग और गाइडिंग, ठीक है, किसी को कमांड करना, किसी को गाइड करना। अब हम कह सकते हैं ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजी, ये कहां से आया हमारे पास डियर? कल्चर ऑफ आर्मी से। क्यों? क्योंकि वहां पर ही हमने आज देखा ना, आर्मी, लीडिंग, गाइडिंग, तो हम कह सकते हैं यहां पर द वर्ड स्ट्रैटेजी, अभी जनरल लेवल पर बात कर रहे हैं बिल्कुल हम डियर, द वर्ड स्ट्रैटेजी हैज कम फ्रॉम कल्चर ऑफ आर्मी, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिजाइन की जाती थी हमारे दुश्मनों को कंपीट करने के लिए, किस तरीके से हमें कंपीट करना है, कैसे दुश्मनों का सामना करना है, कैसे ट्रूप्स डिजाइन होंगे, कैसे कमांडर किस तरीके से उनको गो थ्रू करेगा, ठीक है, अपने ट्रूप्स को। तो ये सारी चीजें हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर आती थी। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो कहां से शुरू हुआ जी? कल्चर ऑफ आर्मी, राइट। नोट करेंगे डियर, इसे कर लिया जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर जब हमने आर्मी कल्चर की बात की, सो स्ट्रैटेजी इज आल्सो अप्लाइड इन मिलिट्री एक्शन। सो हियर वी मैनेज द ट्रूप्स एंड देयर एंडेवर्स, राइट डियर। एंड स्ट्रैटेजी जहां पर हम बात करते हैं, जो भी मेरी एडवर्स सिचुएशन होती है या जो डाइवर्स हॉस्टाइल सिचुएशन होती है, वहां पर हम स्ट्रैटेजी को कंसिडर करते हैं जिसके थ्रू हम उसको कोप अप कर लें, राइट। So here we can also say it is very important to cope up with diverse, hostile and adverse situation, right dear, right। अब हम कह सकते हैं, अगर हम परफेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं स्ट्रेटेजी की, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स, राइट डियर। सो हम उसके लिए जब स्ट्रैटेजी को कंसिडर करते हैं, सो हियर वी कैन से स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्शंस that the managers take to increase the performance of their business also, right। so यहाँ मैं लिख रही हूँ dear strategy की definition को, यहाँ लिखती हूँ, right। लिखेंगे strategy is a set of
related actions that the managers take to increase the performance of their business. Right here? So here we can say strategy represent a firm game plan also, and it provides a framework for managerial decision. And we can say a strategy reflect a company awareness of how to compete against whom, when, where and for what. यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं और exactly हम strategy के बारे में यही कह रहे हैं. लिखेंगे dear, a strategy reflects a company awareness of how to compete against whom, when, where and for what. Right dear? नोट करेंगे इसे. Done it dear? Okay. So now we discuss strategy as in our strategic management course. चलिए, now we discuss strategy in simple words. What we mean by strategy? There लिखेंगे strategy is a long term plan for executing ideas into actions strategy is required for short term, medium term as well as long term. Right here? And at last we can say it is rightly said by Joel Ross and Michael Camus क्या कहा है उन्होंने डियर? विदाउट अ स्ट्रैटेजी an organization is like a ship without a rudder. रूडर समझते हैं डियर? शिप में एक रूडर होता है जिससे डायरेक्शंस दी जाती हैं, शिप की डायरेक्शंस डिसाइड होती हैं. उसी तरीके से हमारे जॉयल रॉस और माइकल कैमी ने क्या कहा है कि जिस तरीके से शिप विदाउट रूडर है, उसी तरीके से बिना स्ट्रैटेजी के ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो सकता, मैनर से काम नहीं हो सकता, सीक्वेंस से काम नहीं हो सकता, एफिशिएंसी से काम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस चीज की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, जिस चीज की कोई कंप्लीट वैलिडेशन नहीं है, जिस चीज की कोई कंप्लीट मैथडोलॉजी नहीं है, कोई कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है,
उसके लिए काम करना बहुत ही ज्यादा समय को व्यर्थ करना है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो जीरो आना है, राइट? तो दैट्स वाई हमारे माइकल कैनी एंड जॉयल रॉस ने कहा है, विदाउट अ स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रूडर, राइट डियर? यस, लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। अब डियर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी स्ट्रैटेजी में हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं या हमें कंसिडर करने होते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन वी मेक एनी स्ट्रैटेजी। कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करेंगे डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये ध्यान रखेंगे, यानी स्ट्रैटेजी कौन फॉर्मुलेट करता है? टॉप मैनेजमेंट। सेकंड, हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है डियर? लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉफिट के लिए होनी चाहिए, यानी ग्रोथ होना चाहिए। इंटीग्रेटेड, अब यहां पर इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है डियर? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, राइट? इंटरलिंक्ड होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है डियर? इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी जब हमें जरूरत हो अपग्रेड हो जाए, ठीक है जी? सो हियर वी कैन से कैन बी मॉडिफाइड एज पर चेंज इन एनवायरमेंट। फ्लेक्सिबल का मतलब एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग नहीं चाहिए यहां पर, इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग, इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग, राइट? ओनली प्लानिंग इज नॉट कंसिडर्ड हियर। सो गोल ओरिएंटेड, यानी हमारी स्ट्रेटेजी का गोल होना जरूरी है। So here we achieve the organization long-term objective of growth, profitability and sustainability is mandatory for the organization. And at last, synchronized होना, क्योंकि अगर asynchronized form में होगी, जहां पर जो एक्टिविटीज हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो हम कहते हैं यहां पर कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रेटेजी आर वेल कोऑर्डिनेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट डियर?